फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 19 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आज संडे का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्टेटिंग ही वॉज फीलिंग ह्यूमिलेटेड बाय द पार्टी लीडरशिप एंड सजेस्टिंग दैट ऑल कोर्सेज ऑफ एक्शन वर ओपन टू हिम। और उन्होंने ये बोला कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर सीएम बनाया जाएगा तो वो उसको अपोज करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रीजंस क्या थे कि लीडरशिप फेल क्यों हो गई। तो यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं। पहला ये कि उन्होंने वादा किया था जो ड्रग मेनेस है पंजाब की वो ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा सेक्रिलेज के केस से गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर वो भी सॉल्व नहीं हुए। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने 2017 में एक कमीशन बनाई थी, रंजीत सिंह कमीशन, और उस कमीशन के द्वारा ये पता चला था जो इससे पहले बादल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो देरा सच्चा सौदा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अगेंस्ट बादल्स कुछ भी नहीं कर पाई। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सिविल सेक्रेटेरिएट बहुत कम आते थे, ज़्यादातर वो अपने फार्म हाउस में ही रहते थे, जिसकी वजह से जो ग्राउंड कनेक्ट है लोगों के साथ, जो लोगों के साथ कनेक्ट था वो ख़त्म हो गया था। और जो उनके सेक्रेटरी थे वो ही एक डी फैक्टो सीएम की तरह काम कर रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर हु सेल्डम विजिटेड द सिविल सेक्रेटेरिएट, मैनी एमएलएस क्लेम्ड हिज ऑफिस वाज इफेक्टिवली रन बाय सुरेश कुमार, हिज चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो यहाँ तक कि ऑपोजिशन और उनके जो खुद के एमएलएज उनका ये कहना है जो डी फैक्टो सीएम थे वो खुद कुमार बन गए थे। तो बस इस वजह से जो लीडरशिप है वो फेल हो गई और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला है जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियल है, जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा कॉलोनियल है, तो उनकी इंडियनाइजेशन करने की ज़रूरत है। अब इंडियनाइजेशन कैसे होगी? तो कॉलिंग फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द कंट्रीज लीगल सिस्टम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना सेड सैटरडे, अभी तक हम कॉलोनियल रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो हमारे सिस्टम है, जो रूल्स हैं उनको ऐसे इंडियनाइज कर देना चाहिए, जो लोकल पॉपुलेशन उनकी नीड्स के हिसाब से इंडियनाइज कर देना चाहिए। तो एड्रेसिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड वेरी ऑफन आर जस्टिस डिलीवरी पोजेस मल्टीपल बैरियर्स फॉर द कॉमन पीपल। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये कोई गांव में रहने वाला परिवार है और कोई फैमिली डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट की जो भी प्लीडिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में होती है वो इस परिवार को कुछ समझ नहीं आती हैं और वो जो पर्सन होता है वो अपने आप को आउट ऑफ प्लेस महसूस करता है। तो यहाँ पर या तो ऑफिशियल लैंग्वेज बदलने की ज़रूरत है कि इंग्लिश के साथ साथ जो पार्टी है उसके लैंग्वेज में प्लीडिंग्स होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, व्हेन आई से इंडियनाइजेशन आई मीन द नीड टू अडेप्ट टू द प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी एंड लोकलाइज अवर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पार्टीज फ्रॉम अ रूरल प्लेस फाइटिंग अ फैमिली डिस्प्यूट आर यूजली मेड टू फील आउट ऑफ अ प्लेस इन द कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्लीडिंग्स हो रही है इंग्लिश में हो रही हैं और जो जजमेंट्स होते हैं वो इतने लेंदी होते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कॉमन मैन को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम पढ़ लेते हैं। ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट। अब यहाँ पर क्या है, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की बात की गई थी, क्योंकि जो चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स का तो फेस ऑफ अभी तक चल रहा है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं पाया, इतना ज़्यादा करप्शन हो गया, वो सब हम देखते हैं। तो एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर ट्रूप्स गार्डिंग द रीजन हैज टर्न्ड आउट टू बी अ नॉन स्टार्टर आफ्टर 5 years। तो 2015 में इस प्रोजेक्ट को पैसे एलोकेट हो गए थे, लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वो एक दूसरे के अगेंस्ट पिटीड भी हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ है हम देखते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने थे और ऐसे बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने थे कि फ्रीज प्रूफ टॉयलेट्स होना चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मेंटेन होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट को माना जा रहा था कि काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और बहुत ज़रूरी इंप्रूव होगा, क्योंकि चाइना ने अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया और वो लगभग हमसे अभी सालों आगे अपना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो पहला BOP बना था, जो पायलट प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए हुआ था ल्यूकोंग में, जो कि वेस्टर्न बैंक पे पड़ता है, पेंगोंग सो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। द प्रोजेक्ट वॉज अवॉर्डेड टू नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। अब ये जो प्रोजेक्ट है उसका काम NPCC को दिया गया था, जो NPCC वो PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। पैसे एलोकेट कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर रहा। जो टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मेंटेन करना था वो टेम्परेचर लगभग 10-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी ज़्यादा पुअर है कि जो वहाँ पर जवान्स रहे ना वो ये कह रहे हैं कि वो पहले जिन हट्स में रहते थे वहाँ पर उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, कि उनको वहाँ पर ज़्यादा इंसुलेटेड फील होता था। तो MHA सोर्स सेड इट इज़ सो अनहैप्पी दैट इट हैज़ नॉट ओनली स्टॉप्ड पार्ट पेमेंट। अब जो NPCC को पेमेंट दिया जा रहा था मिनिस्ट्री के द्वारा वो
पार्शियली दिया जा रहा था कि वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा था, तो यहाँ तक कि उनके पेमेंट तक रोक दी है। अब एनपीसीसी कह रहा है कि हमारी पेमेंट रोक दी है, इस कारण हम नहीं बना पा रहे हैं। तो एनपीसीसी ऑन द अदर हैंड हैज ब्लेम्ड द आईटीबीपी एंड द एमएचए क्लेमिंग दैट विद होल्डिंग द पेमेंट हैज रिजल्टेड इन द सब कॉन्ट्रैक्टर कंसर्न, कि पेमेंट हमारी रोक ली गई इसलिए हम ऐसे बना नहीं पा रहे हैं और हम टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो एनपीसीसी को ये बोला गया था कि आपको राजधानी ट्रेन लाइक इंसुलेटेड विंडोज यहाँ पे प्रोवाइड करनी डबल शीट ऑफ ग्लास से, लेकिन उन्होंने ग्लास भी बहुत पुअर क्वालिटी का यूज़ किया, जिसके कारण वहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दिल्ली का एक कैंपेन है, देख लेते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, ये डेंगू प्रिवेंशन कैंपेन है। इसमें यही है कि हर संडे को 10 मिनट देखना है कि कहीं आसपास हमारे स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं है, अगर है तो ड्रेन कर दो, नहीं तो उसके ऊपर ऑयल की एक फिल्म लगा दो, ये सब। आगे चलते हैं। यहाँ पर सफदरजंग टूम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मार्बल स्ट्रक्चर 1754 में बिल्ट हुआ था इन द लेट मुगल एम्पायर स्टाइल फॉर नवाब सफदरजंग। तो नवाब सफदरजंग के लिए बना था और एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में आता है। तो दिल्ली में जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उसमें 3rd प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना था। इससे पहले जो थे वो रेड फोर्ट और पुराना किला था, उसके बाद ये सफदरजंग टूम भी आ गया था। तो एएसआई ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो भी आर्किटेक्चरल ब्यूटी है मुगल एरा की, उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए। तो उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, तुगलका फोर्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर में पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पैंडेमिक के चलते जो कुछ बच्चे हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट होने की स्थिति पे आ गए हैं, तो इसको जल्द से जल्द पहचान ले, तो उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर आया जा रहा है। तो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, तो प्रीएम्प्टिव सिस्टम टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, की जो बच्चे डिस्ट्रेस में उनको पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए ताकि उनको ड्रॉप आउट होने से रोक लिया जाए। तो दिल्ली हैव बीन परमिटेड। अब दिल्ली ने क्या किया, 50% क्लासरूम कैपेसिटी से स्कूल खोल दिए गए हैं, तो बच्चे वॉलंटरी बेसिस पे आ सकते हैं। यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होगा, वो बच्चे की अटेंडेंस ट्रैक करेगा। अब बच्चे बहुत सारे रीजंस की वजह से स्कूल में आना उन्होंने बंद कर दिया। कुछ बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ चले गए, कुछ बैगिंग में, कुछ सब्सटेंस अब्यूज़, पेरेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, मेडिकल इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से बच्चे जो हैं उनकी एब्सेंस देखी जा रही है। तो अगर कोई भी बच्चा फॉर एग्जांपल 4 दिन एब्सेंट रहा, फिर 7 दिन एब्सेंट रहा, उसके बाद 18 दिन एब्सेंट रहा, तो ऐसे बच्चा क्या करता है, वो ड्रॉप आउट बन जाता है। तो अगर कोई भी बच्चा 7 दिन से ज़्यादा इन अ रो एब्सेंट रहा, या तो उसकी लेस देन 33% अटेंडेंस होगी, तो एक SMS भेजा जाएगा उसके पेरेंट्स को, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया तो एक IVRS मैसेज सेंड किया जाएगा, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया तो कॉल करने की कोशिश की जाएगी, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसके घर जाके देखेगी, और उसके घर जाने पे वो बच्चा नहीं मिला तो यहाँ पर हाई रिस्क केस देखा जाएगा, उसके बाद फिर DCPCR इस केस से डील करेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया। बाकी स्टेट्स भी ला सकते हैं इन प्लेस ताकि जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं बच्चे ऑन द वर्ज ऑफ ड्रॉप आउट, वो वापस से स्कूल सिस्टम में आ सकें। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक बात रिवील की है जो कि उन्होंने पहले नहीं बताई थी। उन्होंने ये बोला है जो टूरिस्ट स्टेट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई थी वैक्सीन के लिए। वो इसीलिए प्रायोरिटी दी गई थी क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है वो पूरी टूरिज्म पर ही चलती है। इसीलिए जो गोवा था वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया, हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो द यूनियन गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज स्टेट्स नोन फॉर टूरिज्म वाइल रोलिंग आउट इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम बट चूज नॉट टू। लेकिन उन्होंने बात पहले नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगा इस बात पे फिर राजनीति होने लगेगी, वो ये नहीं चाहते थे। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक पूरा पेज ही कैप्टन CM के ऊपर है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं इसमें। PM होल्ड्स मीट विद टॉप ऑफिसर्स। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से जो भी सेक्रेटरीज हैं बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के, उनसे PM की मीटिंग हुई। तो यहाँ पर आइडिया दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को कि कैसे बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जो डेटा है वो नया रिसोर्स है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जनरेट अ लॉट ऑफ डेटा। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं, तो उस डेटा को यूज़ किया जा सकता है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो ये डिस्कस किया गया कि कैसे हम और कॉम्प्रहेंसिव और एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं अगर हम बिग डेटा एनालिटिक्स करें। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब जो फ्रांस है उसने अपने इन्वॉइस बुला लिए हैं US और ऑस्ट्रेलिया से, वो इसीलिए बुला लिए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सबमरीन डील फ्रांस के साथ कैंसिल करके US के साथ कर ली है। अब US उनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये बात ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को बताई तक नहीं थी कि हम आपके नेवल ग्रुप से डील जो है कैंसिल कर रहे हैं। अब H1B वीज़ा पढ़ लेते हैं।
तो H1B वीज़ा जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि अलाउ करता है, जो यूएस कंपनीज है वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकती हैं, लेकिन उन्हीं फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं जिनको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो या तो थ्योरेटिकल कुछ एक्सपर्टीज़ हो। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं वो इसके तहत H1B वीज़ा के तहत इंडिया और चाइना के काफ़ी ऐसे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो लगभग 65,000 हर साल वीज़ा इशू होता है और प्लस एडिशनल 20,000 उन लोगों के लिए इशू होता है जो कि जिनके पास एडवांस डिग्रीज होती हैं। अभी ये जो सेलेक्ट होते हैं लोग कि किन किन को ये वीज़ा मिलेगा, वो हाइब्रिड सिस्टम से होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और दूसरा लॉटरी वाला सिस्टम। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चेंज वापस से रोक दिया गया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए H1B वीज़ा क्या होता है। यूएस कंपनीज है जो कि कोशिश करती हैं कि फॉरेन वर्कर्स उनके यहाँ आउटसोर्स कर सके काम और फॉरेन वर्कर्स उनके यहाँ आकर काम कर सकें, टेक्निकल एक्सपर्टीज जिनके पास यहाँ तक मतलब सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स को ही वो अलाउ करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोविड-19 ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी सप्रेस हो चुका है। अगर वो कोविड के लिए एक्सपोज भी हो जाते हैं फिर भी वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते, उनके अंदर वैक्सीन लग जाती फिर भी वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते हैं। तो उनके लिए एक तरीके के एंटीबॉडी ट्रीटमेंट शुरू किया गया है जिसका नाम है रोनाप्रीव। तो रोनाप्रीव एक एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया गया था पिछले साल जब उनको कोविड हुआ था। ये कॉम्बिनेशन होगा 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, रोनाप्रीव, जिसको इनिशियली उन लोगों के लिए टारगेट किया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड के लिए और वो एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि संडे में कुछ एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे नहीं, पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे मैच कर भी सकते नहीं भी कर सकते। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला जो मेडिकल कॉलेज स्टेट बनाता है वो स्टेट के टैक्स पेयर मनी से बनते हैं और वहाँ पर जो स्टेट बना रहा है वो मेडिकल कॉलेज, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहा है उसमें तो फिर पूरे देश से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, नीट के एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो द केस फॉर असर्टिंग स्टेट्स राइट इज दिस, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश्ड यूजिंग द मनी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं वो स्टेट के टैक्स पेयर की मनी से बन रहे हैं। दे आर intended by and large to admit the children of the people of the state। तो अगर वो स्टेट की टैक्स पेयर के मनी से बन रहे हैं तो उसमें सिर्फ स्टेट के बच्चे ही पढ़ने चाहिए और उनको इंग्लिश में पढ़ाओ, उसके बाद थोड़े टाइम बाद उनको स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ाओ, तो वहाँ पर सिर्फ स्टेट के बच्चे ही पढ़ने चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सोशल जस्टिस को एड्रेस करती है, दे इनकरेज एडमिशन ऑफ रूरल स्टूडेंट्स। तो ऑथर ने बोला जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है जो उसके स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे रूरल स्टूडेंट्स भी आए, साथ ही गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी आए, पुअर फैमिली से भी बच्चे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि अगर हमें हायर एजुकेशन में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो मेरिट बहुत ज़रूरी है। और मेरिट तभी होगी जब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और वो मेरिट बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन ऑथर ने बोला वो मेरिट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन यहाँ उनका ये कहना जो स्टेट के टैक्स पेयर के मनी से अगर मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं तो वहाँ पर स्टेट के बच्चे ही पढ़ने चाहिए। तो आप ऑथर देख सकते हैं कौन और उनके हिसाब से इनके व्यूज़ हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या डिसीजंस लिए मैंने कल आपको बता दिया डिटेल में, आज फिर से देख लेते हैं। तो कैंसर और कोविड रिलेटेड मेडिसिन के लिए रेट कट्स किए गए हैं। जो टैक्स पेमेंट लाइबिलिटी है जो इससे पहले रेस्टोरेंट्स पे होती थी अब वो डिलीवरी एग्रीगेटर्स पे होगी जैसे कि स्विगी और जोमेटो पे। इसके अलावा जो कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन सेस जो कि स्टेट को मिलना था वो कॉम्पनसेशन सेस 2022 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन उसके बाद भी आगे भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस कॉम्पनसेशन सेस को रखने वाली है क्योंकि जो पिछले साल कॉम्पनसेशन सेस में कम कलेक्ट हो पाए जिसकी वजह से ये लोग स्टेट को कॉम्पनसेट नहीं कर पाए और यूनियन को लोन लेना पड़ा। तो जो यूनियन को लोन लेना पड़ा उसकी भरपाई करने के लिए ये जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है ये आगे भी चलाने वाले हैं। तो द काउंसिल ऑल्सो डिसाइडेड टू कंटिन्यू कॉम्पनसेशन सेस लेवाई ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ बोरोड अमाउंट। तो जो भी इन्होंने बोरो किया अमाउंट उसको पे करने के लिए वापस से रीपे करने के लिए वो कॉम्पनसेशन सेस आगे भी चलाते रहेंगे। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, आगे लिया जा सकता है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें इनपुट पे ज़्यादा टैक्स लगता है एज कम्पेयर टू द आउटपुट और द सेल्स। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।